नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 10th हिंदी का पाठ 14 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है एक कहानी यह भी। और इसकी लेखिका हैं मनु भंडारी जी। तो चलिए शुरू करते हैं लेखिका के जीवन परिचय से। मनु भंडारी का जन्म सन 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ। तो मनु भंडारी का जन्म कब हुआ? तो 1931 में हुआ। कौन से गांव में हुआ? भानपुरा गांव में हुआ। ये भानपुरा कौन से जिले में आता है? तो मंदसौर जिले में आता है। कौन से स्टेट में या राज्य में आता है? तो मध्य प्रदेश राज्य में। परंतु उनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा हुई और इनकी जो पढ़ाई है उसमें इंटर तक की शिक्षा दीक्षा इनके गांव पर ही हुई, राजस्थान के अजमेर शहर में। और वो जो इंटर तक की शिक्षा थी वह कहाँ पर हुई? राजस्थान का जो अजमेर शहर है वहाँ पर, अर्थात इनकी शिक्षा अजमेर शहर में हुई। बाद में उन्होंने हिंदी में एमए किया और बाद में इन्होंने आगे की जो पढ़ाई की वो किस में की? हिंदी विषय में की। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। और बताते हैं कि जो मनु भंडारी जी हैं वो दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल क्या कर रही हैं? दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। ये अभी की बात नहीं, ये जब लिखा गया था उस टाइम की बात बता रहे हैं। स्वातंत्रोत्तर हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मनु भंडारी की प्रमुख रचनाएं हैं। और बता रहे हैं स्वतंत्रता के बाद हिंदी कथा साहित्य की जो प्रमुख हस्ताक्षर मनु भंडारी जी हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो हम चलते हैं अब इनकी रचना परिचय की ओर। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, आपका बंटी, महाभोज, ये इनकी रचनाएं हैं। त्रिशंकु इनका कहानी संग्रह है और आपका बंटी और महाभोज इनके उपन्यास हैं। इसके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलीविज़न धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी और ये सब उपन्यास कहानी संग्रह तो इन्होंने लिखे ही। इसके अलावा इन्होंने क्या है, फिल्म और जो टेलीविज़न होते हैं उसके धारावाहिक होते हैं जिसको एपिसोड बोलते हैं, उसकी पटकथाएं भी इन्होंने लिखी हैं। हाल ही में एक कहानी यह भी नाम से आत्मकथ्य का प्रकाशन हुआ है। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं और उनकी साहित्य उपलब्धियों के कारण ही इन्हें हिंदी अकादमी शिखर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। और अनेकों पुरस्कार जो हैं जो इनको मिल चुके हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार शामिल हैं। आगे बताते हैं कि इनको भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से मिल चुका है, राजस्थान से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, उत्तर प्रदेश से हिंदी संस्थान से इनको पुरस्कृत किया जा चुका है। मनु भंडारी की कहानियाँ हों या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। बताते हैं कि मनु भंडारी की कहानियाँ हों या उपन्यास, इसमें भाषा जो इनकी है वह कैसी है? सीधी है, मतलब लोग उसको पढ़ते हैं और पढ़ते ही उन्हें समझ में आ जाती है। और प्रामाणिक अनुभूति भी इनकी रचनाओं में हमें मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है और इनकी रचनाओं में हम स्त्री मन से जुड़ी जो अनुभूतियाँ होती हैं उनको उनने व्यक्त किया है उसको भी देख सकते हैं। आगे देखते हैं कहानी यह भी, पाठ का सारांश, मतलब हम सार के अंश को देखेंगे। यहाँ पर पूरे पाठ के सार को नहीं देख रहे, उसके अंश को देख रहे हैं कि आखिर इस पाठ में तो छोटे रूप में बताया क्या गया है। इस पाठ के संदर्भ में सबसे पहले तो हम यह जान लें कि मनु भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। तो इस पाठ के संदर्भ में हम सबसे पहले क्या जान लें? तो यह जान लें कि जो मनु भंडारी जी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलेवार जो आत्मकथा है वह नहीं लिखी है। अपने आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके उल्लेखनीय जीवन से जुड़े हुए हैं। आगे बता रहे हैं कि इन्होंने क्या है, अपनी घटनाओं में उन चीज़ों का वर्णन किया है जो कि इनके जीवन से जुड़े हुए हैं। संकलित अंश में मनु जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है। तो इसमें इन्होंने बताया है इनकी किशोर अवस्था से जुड़ी घटना है उसके बारे में कि उनके पिताजी और उनकी कॉलेज की एक प्राध्यापिका शीला अग्रवाल, उनका व्यक्तित्व
का प्रभाव इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा, जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखनीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इन्हीं लोगों ने क्या है आगे चलकर लेखन कार्य में इन लोगों का इनका मनु भंडारी जी का बहुत सहयोग किया, मतलब महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ पर निभाई। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है और बताया है कि लेखिका पहले क्या है एक साधारण सी लड़की थी, परंतु साधारण लड़की कब असाधारण बन गई यहाँ पर यह बताया गया है। सन 46-47 की आज़ादी की आंधी ने मनु जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। मतलब 1946-47 में जब आज़ादी की आंधी चल रही थी उस समय मनु जी ने भी क्या किया, उसमें भागीदारी ली। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की उसमें उसका उत्साह है, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है। आगे बता रहे हैं कि जो मनु भंडारी जी हैं वो क्या एक छोटी सी शहर की रहने वाली एक युवा लड़की होती हैं जो कि आज़ादी की लड़ाई में क्या करती हैं, पूरे उत्साह, जोश और संगठन क्षमता शक्ति के साथ उसमें क्या करती हैं, भागीदारिता निभाती हैं। अब आते हैं हम पाठ के सार पर कि आखिर इस पाठ में क्या बताया गया, क्योंकि पाठ आप लोग जल्दी से पढ़ सकते हैं। मैं संक्षिप्त रूप में क्या करती हूँ उसके सार को समझा देती हूँ कि आखिर पूरे पाठ में क्या दिया हुआ है। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों को उभारा है। जो लेखिका हैं उन्होंने अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं उनको बताया है। लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, परंतु उनकी यादें अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले के एक 2 मंजिला मकान में पिता की बिगड़ी हुई मनस्थिति से शुरू हुई। आगे बता रहे हैं कि जो लेखिका का जन्म कहाँ हुआ था, भानपुरा गांव में हुआ था मध्य प्रदेश के, परंतु इनकी जो यादें हैं वो अजमेर की जो ब्रह्मापुरी मोहल्ला है उसमें जुड़ी हुई। इनका वहाँ पर क्या है 2 मंजिला मकान था और उसमें ही इनकी पिताजी रहते थे और इनकी पिताजी की जो मानसिक स्थिति थी वो ठीक नहीं थी। आरंभ में लेखिका के पिता इंदौर में रहते थे, वहाँ संपन्न तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। बताते हैं कि शुरुआत में जो लेखिका के पिता हैं वो इंदौर में रहते थे और उस समय वो उनके पास रुपया पैसा भी बहुत था, संपन्न थे और प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते थे। कांग्रेस से जुड़े होने के साथ वे समाज सेवा से भी जुड़े थे, क्योंकि इस समय क्या है कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे और समाज सेवा में भी लगे हुए थे। परंतु किसी के द्वारा धोखा दिए जाने पर भी आर्थिक मुसीबत में फंस गए और अजमेर आ गए और किसी ने क्या किया, इसी दौरान उनको धोखा दे दिया और धोखा देने के कारण उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बिगड़ गई और इसी वजह से उन्हें अजमेर आना पड़ा। अपने जमाने के अलग तरह के अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश को पूरा करने की बाद भी जब उन्हें धन नहीं मिला तो सकारात्मकता घटती चली गई, क्योंकि अक्सर ये होता है कि कोई व्यक्ति यदि किसी लक्ष्य को लेकर चलता है और उसको वो लक्ष्य हासिल नहीं होता है तो उसकी जो उत्साह होता है वो निरुत्साहित हो जाता है। तो इनके साथ भी ये हुआ कि अपने ज़माने में इन्होंने क्या है अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश को पूरा किया, बाद में पर क्या है उनको वैसा पैसा नहीं मिलना शब्दकोश का जैसा उन्हें मिलना चाहिए था, धन नहीं मिला तो सकारात्मकता उनकी जो थी वो नकारात्मकता में बदल गई। वे बेहद क्रोधी, जिद्दी और शक्की हो गए और यही कारण था कि मतलब जो व्यक्ति बहुत खुश मिजाज था, हंसमुख था, वही व्यक्ति क्या है अब क्रोधी बन गया, जिद्दी हो गया और शक्की भी हो गया। जब तक वे अपना गुस्सा लेखिका के बिन पड़ी माँ पर उतारने के साथ साथ अपने बच्चों पर भी उतारने लगे। और जब व्यक्ति अंदर से क्रोधी होता है तो वो क्या करता है, अपना गुस्सा कहीं ना कहीं निकालता है। तो ये इनके पिताजी थे वो भी क्या करते थे, लेखिका की माँ पर अपना गुस्सा उतारा करता था। यदि लेखिका की माँ पर पूरा गुस्सा नहीं उतारता था तो वो उनके बच्चों पर भी उतारा करते थे। 5 भाई बहनों में लेखिका सबसे छोटी थी, मतलब जो मनु भंडारी जी हैं ये सबसे छोटी बेटी थी इनकी। कम उम्र में उनकी बड़ी बहन की शादी होने के कारण लेखिका के और कम उम्र में ही इनकी बहन की क्या हो गई, शादी हो गई, विवाह हो गया। पास ज़्यादा उनकी यादें नहीं थी और यही कारण था कि मनु भंडारी जी के पास उनकी बड़ी बहन की ज़्यादा यादें नहीं थी, स्मृतियाँ नहीं थी। लेखिका काली थी तथा उनकी बड़ी बहन सुशीला के गोरी होने के कारण पिता हमेशा उनकी तुलना लेखिका से किया करते तथा उन्हें नीचा दिखाते
और यहाँ पर जो लेखिका हैं मनु भंडारी जी हैं, इनका जो रंग था वह काला था और इनकी बड़ी बहन सुशीला थी, वह बहुत सुंदर थी। और हमारे समाज में ये माना भी जाता है कि जो लड़कियाँ होती हैं वो सुंदर होती हैं तो उनको विवाह आदि करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। और लेखिका काली थी, इस कारण उनके पिताजी को क्या है, उनको यही चिंता रहती थी कि हमारी बेटी की शादी कैसे होगी, समाज के लोग कैसे हमारे साथ करेंगे। और इस समय उनके पास पैसा भी नहीं था, तो इस कारण से वो हमेशा क्या करते थे, लेखिका की तुलना उनकी बड़ी बहन जो कि सुंदर थी उसके साथ करते रहते थे, गोरी थी। और तुलना करते थे, जब हम एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ तुलना करते हैं तो वो व्यक्ति अपने आप जिसके में गुण कम होते हैं वह कैसा देखा जाता है, नीचा दिखा जाता है। इस हीनता की भावना ने उनमें विशेष बनने की लगन उत्पन्न कर दी। यही कारण था कि जब उनके पिताजी ने उनकी तुलना उनकी बहन से की तो लेखिका के अंदर एक कुछ बनने की भावना उत्पन्न हो गई। परंतु लेखिका की उपलब्धियां मिलने पर भी वह इससे उबार नहीं पाई। मतलब इसमें लेखन गुण तो आ गया था लेखिका में, परंतु फिर भी वह उससे उबर नहीं पाई, क्योंकि हमारे अंदर जो बालपन होता है, बचपन का समय होता है, उस समय यदि कोई बात घर कर जाती है तो हम उससे जल्दी नहीं उबर पाते। मतलब बुढ़ापे तक भी वो बात हमें याद आ ही जाती है। बड़ी बहन के विवाह तथा भाइयों के पढ़ने के लिए बाहर जाने पर पिता का ध्यान लेखिका पर केंद्रित हुआ। मतलब अब सब लोग भाई बहन बड़े होते गए, शादी होती गई, पढ़ने के लिए भी चले गए, बाहर जाने लगे, तो अब पिताजी का पूरा ध्यान किस पर केंद्रित हो गया, लेखिका पर हो गया। पिता ने उन्हें रसोई में समय खराब न कर देश दुनिया का हाल जानने के लिए प्रेरित किया। अब यहाँ पर पिताजी ने कहा कि तुम रसोई घर में मत रहा करो पूरे टाइम, देश दुनिया की खबर को भी रखा करो, और उनको प्रेरित करना शुरू कर दिया। घर में जब कभी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमा बड़े होते और बहस होती तो लेखिका के पिता उन्हें उस बहस में बिठाते। अब यहाँ पर भी ये पार्टी से पहले ही जोड़े हुए थे कांग्रेस की, तो यहाँ पर भी लोग क्या करते थे, इनसे सलाह मशवरा करने के लिए यहाँ पर आते रहते थे। तो इनके जो पिताजी हैं वो लेखिका को क्या करते थे, अपने पास बिठा लिया करते थे जब भी बहस हुआ करती थी, जिससे उनके अंदर देशभक्ति की भावना जगी हुई। यही कारण था कि लेखिका के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो गई। सन 1945 में सावित्री गर्ल्स कॉलेज के प्रथम वर्ष में हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका में न केवल हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जगाई बल्कि साहित्य के सच को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित भी किया। और आगे बता रहे हैं कि ये घटना 1945 की है, जब सावित्री गर्ल्स कॉलेज के प्रथम वर्ष में हिंदी प्राध्यापिका कौन, शीला अग्रवाल ने लेखिका में न केवल हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जगाई, लगन जगाई, बल्कि साहित्य के सच को जीवन में उतारने के लिए भी उनको प्रेरणा दी। सन 1946-47 के दिनों में लेखिका ने घर से बाहर निकलकर देश सेवा में सक्रिय भूमिका निभाई। और यही कारण है कि लेखिका ने क्या किया, घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया और देश भक्ति में, देश सेवा में सक्रिय भूमिका भी निभाई। हड़तालों, जुलूसों व भाषणों में भाग लेने से छात्राएं भी प्रभावित होकर कॉलेजों का बहिष्कार करने लगीं। और जैसे ही लेखिका ने भाग लेना शुरू किया तो हड़ताल, जुलूस, भाषण में भी अन्य छात्राओं ने भाग लेना शुरू कर दिया। प्रिंसिपल ने कॉलेज से निकाल जाने से पहले पिता को बुलाकर शिकायत की तो वे क्रोधित होने की बजाय लेखिका के नेतृत्व शक्ति को देखकर गदगद हो गए। अब यहाँ पर प्रिंसिपल ने कहा कि आपकी लड़की ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, कहीं जुलूस निकालती है, कहीं भाषण देती है, तो कहीं हड़ताल करती है। तो उन्होंने क्या किया, उनके पिताजी को बुला लिया। अब तो यहाँ पर पिताजी को अपनी लड़की पर क्रोध करना चाहिए था, गुस्सा करना चाहिए था, परंतु उन्होंने गुस्सा नहीं किया, बल्कि अपनी बेटी की नेतृत्व शक्ति को देख करके आनंदित हो गए। एक बार जब पिता ने अजमेर के व्यस्त चौराहे पर बेटी के भाषण की बात अपने पिछले मित्र से सुनी, जिसने उन्हें मान मर्यादा का लिहाज करने को कहा, तो उनके पिता गुस्सा हो गए। और एक बार एक घटना घटती है कि अजमेर में के चौराहे पर इन्होंने भाषण दिया होता है लेखिका ने, तो इनके जो मित्र होते हैं पिताजी के, वो आते हैं और उनकी लड़की की बुराई करते हैं कि तुम्हारी लड़की को मान मर्यादा में रखना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो आज भी घूंघट प्रथा चलती है, मर्यादा चलती है, लड़कियों के लिए ही सब लज्जा के जो गुण होते हैं वह सिखाए जाते हैं। तो उनके पिताजी क्या है, अपने मित्र पर गुस्सा हो गए कि मतलब क्या बातें कर रहे हो तुम पुराने ज़माने की। परंतु रात को जब यही बात उनके
एक और अभिनय मित्र ने लेखिका की बड़ाई करते हुए कहा, जिससे लेखिका के पिता ने गौरवान्वित महसूस किया। और यही घटना दोबारा क्या दूसरे मित्र आए और उन्होंने लेखिका की बड़ाई की कि वाह कितना अच्छा गुण है, कि मतलब इतनी भरी सभा में भी अपनी लड़की ने इतने अच्छे से अपनी बात को रखा। तो इनके पिताजी को ये बात सुन करके बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपनी लड़की पर गौरवान्वित महसूस किया, मतलब मेरी लड़की कितनी होनहार है। सन 1947 के मई महीने में कॉलेज ने लेखिका समेत 2-3 छात्राओं का प्रवेश थर्ड ईयर में हुड़दंगी के कारण निषिद्ध कर दिया। और 1947 में घटना घटी कि मई महीने में क्या है, कॉलेज ने लेखिका के समय 2-3 लड़कियों को क्या है थर्ड ईयर में प्रवेश नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि मतलब ये तो भाषण देती रहती हैं, दंगे करवाती हैं, मतलब देशभक्ति के प्रति क्या भावनाएं जागृत करती हैं दूसरे लोगों, तो इससे क्या है जो कॉलेज का माहौल है वो बिगाड़ता था। तो इस कारण से उन्होंने थर्ड ईयर में उनको प्रवेश नहीं दिया। परंतु लेखिका और उनके मित्रों ने बाहर भी इतना हुड़दंग मचाया कि आखिर उन्हें प्रवेश लेना ही पड़ा। परंतु अब वो लोग तो इतने समझदार हो चुके थे और बाहर भी भरी सभा में जब इतने भाषण दे सकती हैं तो वो अपने हक के लिए क्या लड़ाई नहीं लड़ सकती। तो उन्होंने क्या किया, कॉलेज के बाहर ही इतनी हुड़दंग मचाया, इतने नारेबाजी की कि वहाँ के प्रिंसिपल को भी क्या करना पड़ा, थर्ड ईयर में उनको अंदर ही लेना पड़ा। यह खुशी लेखिका को उतना खुश ना कर पाई जितना आज़ादी की खुशी ने दी। मतलब ये खुशी उनको इतनी खुशी नहीं दे पाई जितनी कि आज़ादी की लड़ाई में जब सफल हुए वो वाली खुशी ने उनको खुशी दी। उन्होंने इसे शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया है और लेखिका ने स्वयं कहा है कि ये शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी मेरी, मतलब इतनी मैंने सफलताएं अर्जित की परंतु सबसे बड़ी जो सफलता थी वह 1947 की आज़ादी की ही लड़ाई में विजयी होने पर मिली। अब आते हैं प्रश्न अभ्यास पर। सबसे पहला प्रश्न है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। मतलब जो लेखिका हैं उनके व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस किस रूप में प्रभाव पड़ा। तो लेखिका के जीवन पर 2 लोगों का विशेष प्रभाव पड़ा, एक तो उनके पिताजी का और दूसरा उनकी शिक्षिका का। तो पहला पिताजी का प्रभाव, लेखिका के जीवन पर पिताजी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे हीन भावना से ग्रसित हो गईं। इसी के परिणाम स्वरूप उनमें देश प्रेम की भावना का भी निर्माण हुआ था। और यही कारण था कि जब उनकी बहन के साथ उनकी तुलना की गई थी कि बहन तो इतनी सुंदर है तुम काली हो, तो ये भावना के कारण उन्होंने सोचा था कि मैं कुछ ना कुछ करूँगी। हीन भावना से वो ग्रसित भी हो गई थी, उस बात से उबर भी नहीं पाई थी और इसी के परिणाम स्वरूप देशभक्ति की भावना का निर्माण भी उनके अंदर हुआ। अगला प्रभाव पड़ा शिक्षिका का। शिक्षिका शीला अग्रवाल का प्रभाव। शीला अग्रवाल की जो शीला बातों ने एक ओर लेखिका के खोए आत्मविश्वास को पुनः लौटाया तो दूसरी ओर देश प्रेम की अंकुरित भावनाओं को उचित माहौल प्रदान किया। यहाँ पे बताया कि जो शिक्षिका है उनका प्रभाव कैसे पड़ा, तो इनकी जोशीली बातों का लेखिका के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। उनका जो खोया हुआ आत्मविश्वास था वह वापस मिल गया और देश प्रेम की जो भावना इनके अंदर मौजूद थी उसका माहौल भी इनके अंदर बन गया, जिसके फलस्वरूप लेखिका खुलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगी। और यही कारण था कि लेखिका खुले मंच पर भी क्या करती थी, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगी थी। अगला प्रश्न है, इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। तो हमें ये बताना है कि इनके पिताजी ने ऐसा जो भटियार खाना शब्द रसोई घर के लिए क्यों यूज किया। तो लेखिका के पिता का मानना था कि रसोई का काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है। और ये हकीकत है कि यदि कोई लड़की रसोई घर में घुस जाती है तो उसके बाद वो रसोई घर की ही हो जाती, चूल्हे चौके में ही अपना जीवन निकाल देती है और वही उसको अच्छा लगने लगता है। और पिताजी इस बात को भली भांति जानते थे, इस कारण से वो अपनी लड़की की जो क्षमता और प्रतिभा है उसको चूल्हे चौके में खर्च नहीं करना चाहते थे, ख़त्म नहीं करना चाहते थे। वे पकाने खाने तक ही सीमित रह जाती हैं और लड़कियां सिर्फ खाना बनाना, खिलाना और सोना, बस इसी में ही अपना जीवन निकाल देती हैं और अपनी सही प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाती हैं। इस प्रकार प्रतिभा को भट्टी में झोंकने वाली जगह होने के कारण ही वे रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित करते थे। मतलब इसमें जो एक स्त्री होती, नारी होती, उसके अंदर जो एक प्रतिभा होती वो प्रतिभा उभर के नहीं आ पाती है रसोई घर में रहने के कारण। इस कारण उसके पिताजी ने क्या किया, इस
रसोई घर को भटियार खाना कहकर संबोधित किया था। अगला प्रश्न है कि वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को ना अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और ना अपने कानों पर। तो एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि लेखिका के पिताजी आकर मिले और बताएं कि लेखिका गतिविधियों के खिलाफ क्यों ना अनुभव कर रही है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा नारेबाजी में जाती थी, भाषण में जाती थी, हुड़दंग करती थी। तो इस कारण से इनके प्रिंसिपल ने क्या किया, लेखिका की पिताजी को बुलाया और कहा कि ये गतिविधियों के खिलाफ है, यहाँ पर ये नहीं चाहेगा। इस बात से लेखिका बहुत डरी हुई थी कि मतलब पता नहीं अब मेरे पिताजी मेरे साथ क्या करेंगे, क्योंकि हर बेटी को अपने माँ बाप से, भाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है और इस डर अंदर का भी होता है और कुछ बाहर के समाज के लोगों के कारण भी होता है कि उनके अंदर इतने अच्छे गुण होने के बाद भी लड़कियां क्या करती हैं, अपने आप को दबा कर रख लेती हैं। उनका अनुमान था कि उनके पिता गुस्से में उनका बुरा हाल करेंगे और उनको इतना डर लग रहा था कि अब पता नहीं पिताजी मेरे साथ क्या करने वाले हैं। लेकिन ठीक इसके उलट उनके पिता ने उन्हें शाबाशी दी। मतलब इसका उल्टा ही हुआ कि उनके पिताजी ने कहा तो ये लग रहा है था कि मार मार के पता नहीं कि मुर्दा ही बना देंगे, परंतु इसके विपरीत होने के कारण लेखिका को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पिताजी ने डांटा तक नहीं बल्कि शाबाशी दे रहे हैं। यह सुनकर उनको अपनी आंखों व कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि ये बिल्कुल उनके स्वभाव से विपरीत हो गया था। अगला है लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। तो लेखिका के अपने पिता के साथ अक्सर वैचारिक टकराहट हुआ करती थी। लेखिका के पिता यद्यपि स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी नहीं थे, परंतु वे स्त्रियों का दायरा चार दीवारी के अंदर ही सीमित रखना चाहते थे। परंतु लेखिका खुले विचारों की महिला थी। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि उनके जो विचार थे पिता और पुत्री के आपस में क्यों टकराते थे। तो इस कारण टकराते थे कि इनके जो पिताजी थे उनकी स्त्रियों शिक्षा के प्रति विरोधी नहीं थे, परंतु वो चाहते थे कि जो नारियां हैं, स्त्रियां हैं, वो घर के ही अंदर रहें, बाहर ना जाएं। और लेखिका इसके विपरीत स्वभाव वाली थी। लेखिका के पिता लड़की की शादी जल्दी करने के पक्ष में थे, लेकिन लेखिका जीवन की आकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहती थी। मतलब लेखिका के पिताजी चाहते थे कि जब लड़कियों की शादी जल्दी कर देनी चाहिए ताकि उनकी जिम्मेदारी क्या है, कम हो जाए। पर लेखिका ऐसा नहीं चाहती थी, वो अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना चाहती थी। लेखिका का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर भाषण देना उनके पिता को पसंद नहीं था। पिताजी का लेखिका की माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। स्त्री के पिता ऐसे व्यवहार को लेखिका अनुचित समझती थी। मतलब स्त्रियों के प्रति पिता के ऐसे विचारों को लेखिका अनुचित समझती थी कि मतलब लड़के लड़की में क्या अंतर होता है, जो लड़का करता है वही लड़की करती, फिर लड़कियों को इतना दबाकर क्यों रखा जाता है, उनकी हर भावनाओं को क्यों कुचला जाता है। इस कारण से उसे अच्छा नहीं लगता था। बचपन के दिनों में लेखिका के काले रंग रूप को लेकर उनके पिता का मन उनकी तरफ से उदासीन रहा करता था। मतलब उनके पिताजी उसके काले रंग को देखकर विचार विमर्श करते रहते थे कि अब इसकी शादी कैसे होगी, पता नहीं इसका क्या होगा। तो ये बात वो क्या करते थे, कई बार उससे कह भी दे देते थे लेखिका से, जिसके कारण से क्या होता था, लेखिका के मन में ये बात घर कर गई थी। अगला प्रश्न है, इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीन आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मनु जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। तो इस आत्मकथ्य के आधार पर हमें क्या करना है, स्वाधीनता आंदोलन का जो परिदृश्य उसका चित्र हमें यहाँ पर खींचना है। तो सन 1946-47 ईस्वी में समूचे देश में भारत छोड़ो आंदोलन पूरे उफान पर था। मतलब 46-47 में क्या चल रहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन जो कि महात्मा गांधी जी ने चलाया था वह पूरे उफान पर था। हर तरफ हड़तालें, प्रभात फेरियां, जुलूस और नारेबाजी हो रही थी। घर में पिता और उनके साथियों के साथ होने वाली गोष्ठियों और गतिविधियों ने लेखिका को भी जागरूक कर दिया, क्योंकि लोग भगाते थे, उनसे सलाह मशवरा करते थे। तो इन सब के कारण गोष्ठियाँ भी हुआ करती थी, कुछ गतिविधियाँ भी होती थी, जिससे लेखिका को क्या कर दिया, और भी ज़्यादा जागरूक कर दिया। प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका को स्वतंत्रता आंदोलन में
सक्रिय रूप से जोड़ दिया। जब देश में नियम कानून और मर्यादाएं टूटने लगीं तब पिता की नाराजगी के बाद भी वे पूरे उत्साह के साथ आंदोलन में कूद पड़ी। मतलब पिताजी यहाँ पर नाराज थे कि मतलब भाषण नहीं देना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए लड़कियों को, उसके बाद भी वो नहीं मानी, वो आंदोलन में साथ देने लगी। उनका उत्साह संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता था। वे चौराहों पर बेझिझक भाषण, नारेबाजी और हड़ताल ले में उनकी भी सक्रिय भूमिका थी। मतलब हड़ताल होती थी उसमें, नारेबाजी करने में, भाषण देने में एक सक्रिय भूमिका ही दिखाई देती थी। अगला प्रश्न है रचना और अभिव्यक्ति से। लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा तथा पतंग उड़ाने जैसे खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की चारदीवारी तक सीमित था। क्या आज भी लड़कियों के लिए स्थितियां ऐसी दी हैं या बदल गई हैं? अपने परिवेश के आधार पर लिखिए। हमें क्या करना है, अपने अपने परिवेश के आधार पर लिखना है कि आज हम कल लड़कियों के लिए वैसा ही माहौल है जैसे पहले हुआ करता था लेखिका के समय में, क्या कुछ बदलाव आ गए हैं। अपने समय में लेखिका को खेलने तथा पढ़ने की आज़ादी तो थी, लेकिन अपने पिता द्वारा निर्धारित गांव की सीमा तक दी। मतलब जहाँ तक उनके गांव सीमा बांध दी गई थी पिताजी के द्वारा, वहीं तक वो जा सकती थी, उसके अलावा कहीं नहीं जा सकती थी। परंतु आज स्थिति बदल गई है। आज लड़कियां एक शहर से दूसरे शहर शिक्षा ग्रहण करने तथा खेलने जाती हैं। ऐसा केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज भारतीय महिलाएं विदेशों तक, अंतरिक्ष तक जाकर दुनिया में अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। आपने देखा होगा कल्पना चावला, वो भी अंतरिक्ष पर कर रही हैं। और आज भी लड़कियां प्लेनों में उड़ती हैं, प्लेन उड़ाती हैं। या भी गुंजन सक्सेना की एक मूवी आई थी, उसमें भी बताया है गुंजन सक्सेना का पूरा। तो इसके साथ दूसरा पहलू यह भी है कि आज भी हमारे देश में कुछ लोग इसकी स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं है। और आज भी ऐसा नहीं है कि मतलब सब लड़कियां ही स्वतंत्र हैं। कुछ गाँव में या कुछ शहरों में आज भी वहाँ के जो पिताजी हैं वो इस चीज़ को मानते हैं कि लड़की को क्या है, चार दीवारी में ही रहना चाहिए, बहुओं को चार दीवारी में ही रहना चाहिए, उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो आज भी ऐसे लोग हैं कि जो क्या है, नारी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्राय पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपने विचार लिखिए। तो आज मनुष्य के संबंधों का क्षेत्र सीमित होता जा रहा है। मनुष्य आत्म केंद्रित होता जा रहा है। उससे अपने सगे संबंधियों तक के बारे में अधिक जानकारी नहीं होती। यही कारण है कि आज के समाज में पड़ोस कल्चर, जिसको हम सभ्यता कहते हैं, लगभग लुप्त होता जा रहा है, अर्थात गायब होती जा रही है। लोगों के पास समय का अभाव होता जा रहा है। मनुष्य के पास इतना समय नहीं है कि वो अपने पड़ोसियों से मिलकर उनसे बातचीत करे। अगला है अगला प्रश्न है भाषा और अध्ययन से। इस आत्मकथन में मुहावरों का प्रयोग करके लेखिका ने रचना को रोचक बनाया है। रेखांकित मुहावरों को ध्यान में रखकर कुछ और वाक्य बनाइए। तो अब हमें यहाँ पर मुहावरों का प्रयोग करना है और मुहावरों के आधार पर ही वाक्य भी बनाना है। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानूसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। तो लू उतारना ये क्या हो गया, मुहावरा हो गया। वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। आग लगाना मतलब किसी को क्रोध आ रहा है, एक तो वो उनके पिताजी पहले ही क्या है उस चीज़ से उनसे गुस्सा बैठे थे, ऊपर से उनके मित्र आए और उसमें क्या कर गए, घी डालने का काम कर गए, आग जलाने का काम कर गए। मतलब उनके गुस्से को और ज़्यादा बढ़ा गए। बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। थू थू करना मतलब किसी की इज्जत उतारना, किसी की बुराई करना। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए। मतलब उनका क्रोध और ज़्यादा हो गया, बढ़ गया। लू उतारी, होमवर्क ना करने से शिक्षक ने अच्छी तरह से छात्र की लू उतारी, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी पिटाई की। आग लगाना, कुछ मित्र ऐसे भी होते हैं जो घर में आग लगाने का काम करते हैं। थूथू करना, तुम्हारे इस तरह से जोर जोर से चिल्लाने से पड़ोसी थूथू करेंगे। आग बबूला, मेरे स्कूल नहीं जाने से पिताजी आग बबूला हो गए। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।